नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नमस्कार। देव चौहान और आप देख रहे हैं पारदर्शी न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका परिचय अगर मैं दूं तो शायद ये अपना में बेईमानी होगी, क्योंकि इन्हें आज पूरा देश जानता है। हमारे देश में वीरों की कमी नहीं है जो देश की मिट्टी के लिए अपनी जान न्योछावर करने में एक पल के लिए भी नहीं झिझकते। मां भारती का एक ऐसा ही सपूत है कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल युद्ध के नायक और शेर शाह के नाम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रसिद्ध है। अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरगाथा और उनका अदम्य साहस की कहानी भुलाए नहीं बोल सकते। महज 29 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जीतने में मुख्य भूमिका निभाई। और आज हमारे साथ उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा जी मौजूद हैं, सीधे हिमाचल प्रदेश पालमपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पारदर्शी थैंक यू, न्यूज पर। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर कि वैसे तो अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बत्रा साहब जब युद्ध लड़े तो हम काफी छोटे हुआ करते थे, और तब से हम अब तक उनका नाम सुनते आ रहे हैं। शेर शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। एक बेटे को खोने का दुख और बेटे की इतनी बड़ी कामयाबी में खुशी, ये दोनों चीजें एक साथ जब इंसान को मिलती है, दुख और खुशी, तो कैसा क्या ख्याल आता है और कैसे खुद को संभाल पाते हैं आप, जहां एक तरफ देखिए, खोने का डर। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये बहुत मिश्रित सी फीलिंग्स हैं। बेटे को खोने का, एक जवान बेटा 24 साल की उम्र में जब चला जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा परिवार के लिए होता है। और वो भी जब बेटा एक इस प्रकार की एक महान आत्मा हो, एक नोबल सोल हो, तो वो दुख जो है उसको आप समझ सकते हैं कि उसको खोने का जो दुख होता है वो होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा भारत देश एक महान देश है। उस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि विक्रम जी ने हमें जो दिया है, हमें जो खफ्र है उनकी कुर्बानी पर, वो अपनी जगह पर है। और उन्होंने हमारे जीवन को हर प्रकार से ऊंचा उठाया है। आई शुड से वी आर एलिवेटेड इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, मे इट बी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इट मे बी द वर्ल्डली एस्पेक्ट, वी आर इवॉल्व। तो हमें अब ये महसूस होता है कि उन्होंने देश के लिए ये बलिदान देकर हमारा ये जो मानवीय जीवन है इसको सार्थक कर दिया। बिल्कुल। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि 1999 करगिल युद्ध में अ, 4 बेहतरीन जांबाजों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें राइफलमैन संजय कुमार अभी जीवित हैं, और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जी भी जीवित हैं। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी हमारे बीच नहीं रहे, और उन्हीं में से एक और नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। शेर शाह भी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ये 4 योद्धा थे जिनको 1999 की कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और अभी तक कुल भारत में 21 ऐसे जांबाज हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि एक जेपी दत्ता की फिल्म आई थी बहुत पहले, जिसमें नाम था एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसमें भी, उस फिल्म में भी कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार को निभाया गया था बच्चन साहब द्वारा, अभिषेक बच्चन जी। लेकिन अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेर शाह में एक जो बायोपिक बनी है, पहली बायोपिक बनी है कैप्टन विक्रम बत्रा साहब पर। तो सर, जब आपने ये फिल्म देखी, इस फिल्म से की कहानी से आप कितने संतुष्ट हैं कि पूरी तरीके से उसी तरीके से बनी है जिस तरीके से आपकी बातचीत हुआ करती थी युद्ध के दौरान अपने बेटे से? देखिए, हम लोग सेटिस्फाइड हैं क्योंकि जो कंटेंट्स इन्होंने लिए हैं वो कंटेंट्स बिल्कुल सही कंटेंट्स लिए हैं इन्होंने।
कोई उसमें ज्यादा ड्रामेटिक करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है। पारिवारिक दृष्टि से हम ये समझते हैं कि कुछ चीजें जो उसमें और होनी चाहिए थी, वो शायद टाइम की कमी की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं दे पाए होंगे। अन्यथा फिल्म ये बहुत ही उच्च स्तर की फिल्म बनी है और सभी तरफ से जो है इसकी प्रशंसा हो रही है। बल्कि यहाँ तक कि जो फिल्म की फील्ड में है वो लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं और या बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये फिल्म बहुत ही उत्तम दर्जे की बनी है और हम सेटिस्फाइड हैं। और सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ट्विंस मिले। बत्रा साहब के रूप में आपके पास एक और बेटा भी है, तो वो बिल्कुल मतलब ट्विंस हैं वो, और दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं मैक्सिमम। तो उनको वो क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में आई थिंक वो आईसीआईसीआई में काम करते हैं इस वक्त, तो उनको देख के आपका थोड़ा जो दर्द होता है वो कम। जी हाँ। हाँ, वो हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम हमारी दो बेटियां थी पहले, और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते थे कि हमें एक बेटा दे दो ताकि हमारा जो वंश है आगे चले। और ईश्वर ने हमारी सुनी, हम पर बहुत कृपा की और हमें दो बेटे, जुड़वा बेटे दिए, विक्रम एंड विशाल। तो आज हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु से एक मांगते थे लेकिन उन्होंने दो दिए, तो शायद एक उन्होंने देश के लिए ही दिया। उनकी माता जी भी अक्सर यही कहती हैं कि मैंने एक मांगा था तो उसने दो दिए, तो वो दूसरा जो एक भारत के लिए, देश के लिए चला गया, वो देश के लिए ही दिया था उसे। और हमारे जो बेटे आज हमारे सामने हैं, विशाल, हम विक्रम जी को उनमें देखते हैं। और वो तो मैं समझता हूँ कि हम सब में मैनिफेस्टेशन हो गया है उनका। ही इज मैनिफेस्टेड इन ऑल ऑफ अस, एंड आई फील दैट वो तो हिंदुस्तान की हवा में है अब, हिंदुस्तान की जमीन में है, हिंदुस्तान की हवा में है, सब जगह है वो। ही इज एवरीवेयर। जितने जोशीले शेर शाह जी थे उतने जोशीले विशाल साहब भी हैं। क्वालिटीज इनकी भी बिल्कुल वैसी हैं जैसी क्वालिटीज उनकी हैं, वैसे ही क्वालिटीज हैं इनमें। और ये भी आर्मी में जाना चाहते थे और इन्होंने जो है क्वालिफाई भी किया। सीडीएस एग्जाम जो होता है उसको क्वालिफाई किया। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनका जो एसएसबी बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड, उसमें ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। मे बी सम रीजन मेडिकल, और उनका एक फ्रैक्चर था, उसमें रॉड वगैरह भी पड़ी हुई थी। सो ही कुड नॉट बी सिलेक्टेड इन द एसएसबी। तो जब ये नहीं इनकी सिलेक्शन हुई तो इन्हें काफी फील हुआ था, इस बात का बहुत अफसोस था कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका जो था, जाने का मन था कि मैंने जाना है। और इन्होंने एक बार अपनी इच्छा ये व्यक्त, हमारे जो तत्कालीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक होते थे, उनको बताया कि सर मुझे भी कमीशन चाहिए। तो लेकिन उस समय उनका जो है एज बार हो चुके थे वो। और उनको बताया गया कि आप एज बार हो चुके हैं और अब आपकी एज परमिट नहीं करती है रेगुलर कमीशन के लिए। तो इनका ये कहना था कि अगर मेरी एज रेगुलर कमीशन के लिए एज बार हो गई है तो मुझे टेरिटोरियल आर्मी में करवा दीजिए। टेरिटोरियल आर्मी में लिमिट एज का थोड़ा ज्यादा होता है। तो वहां तक ये इनका जो है जज्बा था जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए। और जहां तक आपने बात की है जोश की, तो जोश तो उनका है, और वो जिस भी फील्ड में है वो पूरी दिलो जान से उसके लिए आगे बढ़े। आ, विशाल साहब ने भी अपने जीवन से भले ही वो आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन आर्मी को ज्वाइन करने की जो उनकी लालसा थी, जो ललक थी, वो उनमें शायद आज भी है। इसलिए हम आमतौर पर देखते हैं कि वो कई बार ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे शर्ट्स पहनते हैं, ऐसे ट्राउजर्स पहनते हैं जिसमें आर्मी की झलक दिखती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनमें आज भी वो दिल में वो चीज है, आर्मी वाला जज्बा है। और वो कई बार आर्मी की जो कॉम्बैट ड्रेस वाली डिजाइन होते हैं वैसे कपड़े डालते हैं। बल्कि आप तो जानते ही होंगे कि वो बता टॉप पर भी गए थे
मतलब टॉप पर अरेंजमेंट किया गया था जाने का हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो वो वहां पर गए, वहां जाकर के उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा भाई विक्रम मेरे आसपास में ही कहीं है। तो इस प्रकार का उनका भी जज्बा है। आखिरी बार जब आपकी बात कैप्टन विक्रम बत्रा साहब से हुई थी, उस बात के कुछ अंश अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो हमें, अगर आप चाहें तो। देखिए, आखिरी बात जो उनसे हमारी हुई है, उन्होंने 2 बार हमें वहां लड़ाई के फील्ड से 2 बार फोन किया है। एक बार तो उन्होंने फोन तब किया था जब उन्होंने .5140 को रिकैप्चर कर लिया था। यहाँ से काफी सारी एक वो एंटी एयरक्राफ्ट गन और काफी सारा असला बारूद भी बरामद किया था। और वहां पर उन्होंने जो है 7 लोगों को अलोंग विथ हिज टीम 7 लोगों को वहां पर इन्होंने मारा था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इनकी तरफ कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। विदाउट एनी कैजुअलिटी दे कैप्चर्ड 5140। तो उसी रात्रि में जब सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया था, ये शायद 17 जून की बात है, 17 जून जी 99 में उन्होंने ये कैप्चर किया था। और आधी रात में। और वहीं पर ये दिल मांगे मोर वाला जो स्लोगन है, ये वहीं पर उन्होंने अपने जो उनके सीईओ साहब थे उनको ये कहा था। सुबह होते होते उन्होंने फोन किया था। सैटेलाइटिक फोन की सुविधा इनको दी गई थी। तो सैटेलाइटिक फोन से इन्होंने बात की थी। उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे। और जैसे ही मैं सोकर उठा तो हमारे जो लैंडलाइन का फोन था उसकी घंटी बजी और मैंने फोन उठाया। और जब मैंने फोन उठाया तो उनकी आवाज आ रही थी कि डैडी आई हैव कैप्चर्ड। ही डायरेक्टली सेड डैडी आई हैव कैप्चर्ड। लेकिन वो चूंकि सैटेलाइटिक फोन था, आवाज कुछ क्लैश कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्चर हो गए स्वयं। तो मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ाई। तो फिर एकदम से कहने लगे कि नहीं नहीं, डोंट वरी डैडी, डोंट वरी, आई हैव रिकैप्चर्ड 5140 पी। तो क्या बात। वो मुझे सांत्वना मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन मानिए कि मेरा सीना चौड़ा हो गया था। और मैं आज तक मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का वो सबसे एक सुनहरा पल था, एक खुशी का मौका था। द हैप्पीएस्ट मोमेंट माई ऑफ माई लाइफ दैट वाज। सो ये वहां से उन्होंने फोन किया था। और मैंने उनको ये कहा था कि बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैरी ऑन विथ योर टास्क। आप आगे बढ़िए और अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए, डू योर धर्म। एंड आफ्टर दैट बिल्कुल। आई गेव दैट फोन टू हिज मदर, मिसेस बत्रा को मैंने पकड़ा दिया। मैंने कहा कहीं ऐसा टाइम ज्यादा न लग जाए, मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया और यही कहा कि बेटे, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, और आप जो है दुर्गा माता का स्मरण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये उनकी माता जी के वर्ड्स थे। तो दैट वाज द अ, फर्स्ट, जो कि पहली बात हमारी उनके साथ हुई थी। दूसरी बार एक और। जब वो वापस आ गए थे, सेकेंड टाइम व्हेन ही केम डाउन, वापस मतलब बेस कैंप में। तो बेस कैंप में जब वो आ गए थे तो 3-4 दिन के रेस्ट के बाद उनको अगेन जो है एक दूसरी चोटी है 4875। हालांकि उसके बीच में भी कुछ चोटियां इन्होंने इनके सहयोग से कैप्चर की गई हैं, लेकिन ये जी जी, करीब मेजर हैं पांच जो दो चोटियां, हैं उनकी। 5 चोटियों हाँ जी। पर, जी पांच हाँ, वो चोटियों पे। और है बीच में। जी हाँ, वो और चोटियां हैं। मगर मेजर जो मैं बता रहा हूँ आपको 5140, और दूसरी फोर वो सेवन रॉकी फाइव नाम वगैरह हैं, 2-3 और हैं। तो ये जो 4875 जो मेजर और है एक। तो ये 4875 के लिए क्या था कि हमारी ऑलरेडी 2 कंपनियां वहां पर थी। ये काफी ऊंची चोटी है, 17,000 टू 18,000 फीट की हाइट है इसकी। बिल्कुल पाकिस्तान है दूसरे साइड। और बिल्कुल। ऊपर सर बैठा मैं हुआ यहाँ बिल्कुल। पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक चीज मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है चोटियों का, जिनकी ऊंचाई अब 5140 और 4875 बताई जा रही है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे यहाँ पर माउंटेनियर्स हैं या जो माउंटेन पर जाने का शौक रखते हैं, ट्रैकर्स, गंगोत्री और गौमुखी, गौमुखी जो ऊंचाई है वो करीब 4.2 है, 4200 मीटर के आसपास है। तो लेकिन जब उस चढ़ाई पर हम चढ़ते हैं तो हम काफी थक जाते हैं और एक किस्म की हमें जो है एक हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। लेकिन हमारे जो वीर योद्धा हैं देश के, वो
उनसे भी अधिक चोटियों पर जाकर अपने पीठ में असला बारूद लेकर लड़ाई लड़के जो है चोटियों को रिकैप्चर करते हैं, इसीलिए उनको शेर शाह कहा जाता है। जी कहिए। तो मैं ये बता रहा था आपको, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो इतनी ऊंची चोटियां हैं, 17,000 टू 18,000 फीट की उनकी हाइट होती है। और जून जुलाई में भी वहां पर जो है बर्फ जो है पैचेस होते हैं। तो और सांस लेना, ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, चेस्ट पेन स्टार्ट होते हैं। तो जब ये वापस आए हैं 5140 से, तो उस समय इनको बुखार भी था, और इनकी छाती में भी दर्द था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। और दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ चुकी थी इनकी, और फीवर था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पर 4875 की बात आती है कि वहां पर जो है री के लिए कंपनी और भेजी जानी है, तो ये स्वयं को फिर वॉलंटियर करते हैं। क्योंकि इनके जो सैनिक थे वो चाहते थे कि हम अगर जाएंगे तो कैप्टन बत्रा के साथ जाएंगे, तो ऐसा उनका कहना था। तो ये स्वयं को स्वयं अपने आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं ही जाऊंगा। तो वहां पर 4875 के लिए 3-4 दिन के बाद इनका जाना होता है। लेकिन जाने से पूर्व एक बार फिर ये हमें फोन करते हैं। तो ये दूसरा फोन उनका होता है, और ये आखिरी बातचीत हमारी जो उनके साथ में हुई है। तो इस फोन में उन्होंने जो है वो अपना सबका हाल चाल पूछा है, अपने भाई का, बहनों का, उनके जो मित्र हैं लोकल यहाँ के स्थानीय, सबके बारे में पूछते रहे हैं। तो जब सबके बारे में पूछ रहे थे तो मुझे थोड़ा सा कुछ शक शुबा सा हो रहा था कि कैसा क्यों कर रहे हैं वो, सबका हाल चाल क्यों पूछ रहे हैं। तो लेकिन वो अब जा करके पता लगता है कि कैसे कैसे क्या। तो वो फिर लास्ट उनका हमें हमारी बातचीत थी, उसके बाद वो 4875 के लिए चले गए। तो 4875 पर जाके आपको पता ही है कि कैसे वो उन्होंने जो है वहां पर जाकर के और अपने साथी को बचाया है, जो कि बाहर घायल हो गए थे 4875 पर। और उनकी टांगों में काफी हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट वगैरह हुए थे, उनकी टांगों के निचले हिस्से फट गए थे। और किस तरीके से उसको ला करके, आपने मूवी में भी देखा होगा कि कैसे ला करके वो उसको सुरक्षित स्थान में पहुंचाते हैं। उसके बाद स्वयं वो लड़ाई को आगे जारी रखते हैं, और अकेले ही लड़ते हैं अंत में वो। और अकेले ही लड़ते हुए वहां पर वो 5 लोगों को बिल्कुल अकेले, ऑल अलोन ही किल्ड 5 पर्सन। वहां पर 5 लोगों को वो अकेले मारते हैं। और वहीं कहीं कोई सैनिक छिपा हुआ था। तो बल्कि अपने सूबेदार को इन्होंने मना किया कि तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। ये भी आपने बाल मूवी में बच्चेदार देखा। आदमी, हाँ बाल बिल्कुल। बच्चेदार आदमी आप मत जाओ। हाँ जी हाँ, तो बाल बच्चेदार, और सूबेदार रघुनाथ है उनका नाम। तो वो रिटायर हो चुके हैं। उनको जो है वापस धकेलते कि नहीं तुम नहीं, मैं जाऊँ। और उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज था बहुत, काफी लीडरशिप क्वालिटीज था, जज्बा था इनके अंदर। तो उसको जो छोड़कर ये स्वयं जाते हैं वो, और वो उनको लेकर आते हैं, कैप्टन नवीन को। और ला करके फिर वो स्वयं वहां अपनी लड़ाई जारी करते हैं, और वहां 5 लोगों को मारा है इन्होंने। लेकिन तभी कोई पाकिस्तानी सैनिक छिपा हुआ था कहीं पर, हाइडिंग प्लेस में था। तो वो स्नाइपर। इनको स्नाइपर गन से इनको टारगेट करता है। तो वो गोली इनके सीने में लगती है, क्योंकि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था वो। तो वो इनको टारगेट करके गोली मारता है, तो वो स्नाइपर गन से वो इनकी छाती में लगती है। तो वहां पर ये दुर्गा माता की जय कहते हुए इनका जो शहीद होते बिल्कुल। मतलब बहुत कम ऐसा देखा गया है कि आपको लोग जानते हैं, आपकी तस्वीरें परमवीर चक्र लेते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने लोगों ने देखी, आपके दूसरे बेटे विशाल बत्रा साहब को लोगों ने देखा, लेकिन उस माँ को बहुत कम लोग आज तक देख पाए हैं जिन्होंने ऐसे शेर दिल बेटे को जन्म दिया। वो बहुत कम मीडिया के सामने आती हैं। हैं। जी मेरी जब आपसे बात हुई थी तो शायद उन्हीं के फोन पर हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी। कि आप ही इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो उनको हमारा प्रणाम, अगर हो सके तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर वो शेर दिल मैं माँ बुला है। देता हूँ, मैं उनको जी, बुला देता हूँ। प्लीज प्लीज। आइए एक मिनट। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस लाइव इंटरव्यू को, लाइव कार्यक्रम को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो छोटी मोटी और बातें पहुंच सकें जो शायद फिल्मों के माध्यम से भी अभी तक ना पहुंच पाई हो। सबसे पहले तो माता जी को हमारा प्रणाम, पारदर्शी न्यूज की तरफ से आपको प्रणाम। और अच्छा लगा कि आपको देखा। एक तस्वीर आपकी आमतौर पर देखी जाती है मीडिया में, सिर्फ एक तस्वीर,
और लेकिन आज आपको जो लाइव देखने का मौका मिला, हमारे सभी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और सभी आपको जो है प्रणाम प्रणाम भी कर रहे हैं। सतीश बिष्ट कह रहे हैं जय हिंद जय भारत, इंटरव्यू दिखाने के लिए धन्यवाद। और जय जय। यश चौहान जी कह रहे हैं जय हिंद, महान पिता का महान बेटा देश के लिए शहीद हुए, मैं उस माँ को नमन करता हूँ। जयप्स चौहान जी कह रहे हैं ऐसी राजमाता को हम सब का प्रणाम, हम सब का नमन। तो बहुत से लोग थे जो देखना चाह रहे थे पिता के साथ उस शेर दिल माँ को भी, जिसने से शेर दिल बेटे को जन्म दिया और देश के लिए समर्पित कर दिया। देश को मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन 1999 की जो करगिल युद्ध था उसकी छोटी मोटी यादें हमारे जहन में भी है। जब डीडी न्यूज में हम देखते थे, दूरदर्शन न्यूज में देखते, तब प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे उतने ज्यादा, शायद एक जी न्यूज हुआ करता था, उसके अलावा और एनडीटीवी। तो एनडीटीवी में उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा साहब का इंटरव्यू चला था, जो आज के दौर में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी बड़ी हुई थी और एकदम बिंदास होके मौत की परवाह किए बगैर बिल्कुल ब्लंटली बात कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है कि सरहद पर जा रहे हैं, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और वो गोली चलाएगा, हम मरेंगे जिएंगे, कोई फिक्र नहीं। बस जहन में था तो इनको खदेड़ना है, इनको वहां से भगाना है। और करगिल युद्ध की सबसे मुश्किल चोटी 5140 पर उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद 4875 पर जाकर वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो और कुछ जो फिल्म के माध्यम से नहीं दिखा पाए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कुछ ऐसी छोटी बातें जो देश के लिए आप कहना चाहेंगे? उसमें थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि जब उन्होंने मेरे साथ पहली बार बात की है 5140 से, तो हमने उनको जो आशीर्वचन दिए हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े प्रेरणादायक होने थे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैंने उनको यही कहा कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आप अपना कर्म और धर्म जो है उसको निभाइए, यू डू योर टास्क। और इसी प्रकार माता जी ने भी यही कहा कि माँ दुर्गा का स्मरण करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो एक बात है एक हमारी दोनों की तरफ से, ये एक हमारी जो युवा हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो जवान है, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक प्रेरणादायक बात है। और ये भी अगर हो जाती तो एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो हमारे जो माता पिता हैं उनके लिए भी एक संदेश अच्छा जाता। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भी और आने वाली कई तारीखों तक हिंदुस्तान हमेशा कर्जदार रहेगा उन तमाम 21 जवानों का, नहीं उनके साथ और भी शहीद हुए सभी जवानों का, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और आपका भी ऋणी रहेगा ये देश, जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित किया। एक और चीज जो मैं, जिसका जवाब आप चाहे देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कभी भी उनके जाने के बाद, विक्रम बत्रा साहब के जाने के बाद, क्या कभी आपने डिंपल जी को ये नहीं कहा कि आप अपनी जिंदगी आगे की शुरू कीजिए? हमने कहा था, हमने अवश्य उन्हें कहा था जब नई नई बात थी तो। और उनके पेरेंट्स ने भी कहा था, हमने भी कहा था। लेकिन देखिए, समाज के अंदर कुछ असाधारण व्यक्ति भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रकार असाधारण। से विक्रम जी असाधारण थे, उसी तरह से वो जो हैं टिम्पल जी, वो भी असाधारण महिला है। आज ये हर जमाने में होता आया है ऐसा, व्यक्ति पुरुष स्त्री कोई कोई असाधारण होते हैं। तो ये दोनों ही असाधारण कैटेगरी से है। उन्होंने विवाह नहीं किया है और उनका ये कहना है कि उनकी जो स्मृतियां हैं वो मेरे साथ हैं और वो मेरा बाकी का शेष जीवन में उसके सहारे मेरा जीवन कटेगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और खुद को फक्र भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आपसे बात हुई और मैं अपने कुछ दर्शकों तक आपको लाने में कामयाब रहा, आपको दिखाने में कामयाब रहा। हमारे शायद वो दर्शक जो आज तक बत्रा विक्रम बत्रा साहब की माता जी को नहीं देख पाए थे, आज उन्होंने ये भी देख लिया कि वो कौन है जिन्होंने इस शेर दिल को जन्म दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और माता जी आपका भी प्रणाम कि थैंक यू, आप इस चैनल थैंक पर यू। आए और हमें समय दिया। जय हिंद जय भारत। जय भारत, जय हिंद।